नमस्कार। द टीचर शो के एपिसोड 15 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं बहुत ही संजीदा व्यंग्य लेखिका कवयित्री शेफाली पांडे जी। शेफाली पांडे जी जितना बेहतरीन लिखती हैं उतना ही बेहतरीन पढ़ती भी हैं, जो आप अगले 1 घंटे में हमारे साथ देखेंगे। तो हम ज्यादा भूमिका निभाते हुए सीधे शेफाली जी से प्रणाम करते हैं। नमस्कार शेफाली जी। नमस्कार। और हमारे साथ रोज की तरह इस शो में नमस्कार। उपस्थित हैं दिल्ली से श्री गिरीश चंद्र जोशी जी, पूर्व निदेशक सीसीआरटी के लाइव। सर प्रणाम। और साथ में है मुकेश प्रसाद दोगुणा जी, ऋषिकेश से, गंगा तट से, आज अपने आम के बगीचे में आमों की खुशबू का लुत्फ लेते हुए। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। दोगुणा जी फ्रीज हो गए, विदेय हो गए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है सर, बढ़िया है, बढ़िया है। तो इससे पहले कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, मैं बताना चाहूंगा कि शेफाली जी एक बहुत ही समृद्ध परंपरा की वाहक हैं और इनके परिवार में, इनके इर्द गिर्द लेखकों का एक बहुत बड़ा जमावड़ा है, बहुत बड़ा समूह है और बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ही सम्रांत परिवार से आप हैं। और मुझे सौभाग्य मिला है, गुरुजी इनके जो पिताश्री थे प्रोफेसर थे अंग्रेजी के महाविद्यालय में, बहुत ही सादा जीवन, उच्च विचार वाले, उनके व्यवहार से हमने बहुत कुछ सीखा। तो शेफाली जी आपका स्वागत है फिर से एक बार। धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि कविता के साथ आप हमारे श्रोताओं का स्वागत करेंगे। सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत अभिवादन है। आप इस समय मुझे लाइव देख रहे हैं, ये मेरा सौभाग्य है। भट्ट जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। वो ज्यादा मेरी तारीफ कर रहे हैं, मैं उतनी तारीफ के काबिल हूँ नहीं। अभी आपको पता चल जाएगा इस बात का। तो ये आपकी विनम्रता है शेफाली जी, जो आप ऐसा कह रही हैं। आपकी योग्यता हम जानते हैं जी। हाँ शेफाली जी। जी सर, बताइए सर, क्या बोलूं, क्या पढ़ूं? आपने ये जो लिखने का सिलसिला है, ये कब से शुरू हुआ आपका? मैं तो छात्र जीवन से आपको जानता हूँ, 30 साल पहले से, तब भी आप लिखती थी इस तरह की चीजें? हाँ, मैं शुरू से ही लिखती थी, क्योंकि लिखने का घर में माहौल ही था। मम्मी लिखती थी मेरी, काफी अच्छा लिखती थी। और मैंने पढ़ा। जी हाँ, मम्मी की पुस्तक भी आई है, मन वृंदावन। तो लिखने का वैसे मैंने बहुत बाद में शुरू किया, सन 2008 से मैंने तकरीबन शुरू किया। और उस समय मैं क्षणिकाएं लिखती थी, फिर लघु कथाएं लिखना शुरू किया मैंने। काफी जगह लघु कथाएं छपती थी। फिर मैंने 2008 में ब्लॉग बनाया, तो मुझे लगातार उसमें लिखा मैंने, तो लोगों को बहुत पसंद आया मेरा ब्लॉग और लोग कहने लगे बड़ा अच्छा व्यंग्य है। तब तक मैं व्यंग्य विधा में पूरी तरह से नहीं आई थी, तो मैंने कहा ये क्या है व्यंग्य, सब बार बार कह रहे हैं बहुत अच्छा व्यंग्य है, बहुत अच्छा व्यंग्य है। तो फिर मैंने गंभीरता से फिर व्यंग्य को पढ़ना शुरू किया और फिर मैंने उसी पे लगभग हर विषय पर मैंने 2009 से 10, 11, 12, 13, 14 तक लगभग हर विषय पे मैंने कलम चलाई। और मेरे जो पाठक थे उनको बहुत पसंद आता था, वो कहते थे कि आप किताब छपवाइए जरूर, आपका लिखना बहुत अच्छा है। तब तक मेरे दिमाग में किताब की कोई ऐसी खाका ही नहीं था कि कोई किताब छपाऊं मैं, बस उसी में खुश थी मैं। फिर मैंने 2014 में मैंने किताब छपवाई, मजे का अर्थशास्त्र। अपनी सारी व्यंग्य रचनाओं का संकलन था वो, उसको बहुत पसंद किया गया, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो इस तरह से मेरा लेखन जो है वो व्यंग्य में ही, मैं पूरी तरह से व्यंग्य में आ गई और लोगों को पसंद आया। उसके बाद फिर मैंने कविताएं, मेरे पास कविताएं पहले लिखी थी मैंने, छपाई नहीं थी। तो फिर ये संस्कृति निदेशालय उत्तराखंड ने पांडुलिपियां मांगी, तो मैंने पांडुलिपि भेजी अपनी। मैंने कहा देख लेते हैं, पैसा खर्च करके तो छपाऊंगी नहीं इनको। फिर वहां से उसकी स्वीकृति आ गई, पैसा भी आ गया, तो वो छप गई, तो वो भी लोगों को बहुत पसंद आई। मैं प्रेम गीत लिखना चाहती हूँ। जी हाँ, इसके अलावा मजे का अर्थशास्त्र आपने जीवन में भी लागू किया कि अपने पैसों से किताब नहीं छपवानी है? जी हाँ, वो एक्सपीरियंस सही नहीं होता है। तो फिर मैंने कहा चलिए अब ये भी छप गई तो अच्छा है। इसके अलावा मेरे पास अभी एक पांडुलिपि और तैयार है,
देखिए कब मौका मिलता है उसको छपवाने का। और इसके अलावा एक जैसे बच्चों के साथ जो हमारा इंटरेक्शन हुआ है स्कूली जीवन के में, मेरा जो भी जितना भी मैंने अनुभव किया है उस पर भी मैंने काफी हद तक एक कच्चा माल तैयार है मेरे पास। अब वो उसको पक्का कब करती हूँ मैं ये देखती हूँ, समय आएगा तो उसको जरूर पक्का करूंगी। वो मेरी बड़ी दिली इच्छा है। जो भी मैंने उसको महसूस किया अपने जितने 14 साल के शिक्षण के दौरान जो अनुभव किया उसको मैं लाना चाहूंगी दुनिया के सामने, मेरी अपनी नजर से। उसमें थोड़ा व्यंग भी रहेगा, थोड़ा हास्य भी रहेगा, और सभी कुछ मिला जुला रहेगा, एक अपना अनुभव जैसा। शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद जी। शेफाली जी एक सवाल है छोटा सा। जी सर बोलिए। जी सर पूछिए सर। सामान्य रूप से हाँ, पहले इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, आप किस विषय की अध्यापिका हैं? ये बड़े अच्छा सवाल आपने पूछा। मैं अंग्रेजी विषय की अध्यापिका हूँ जी। अंग्रेजी विषय, इंग्लिश। मैं ये इसलिए पूछ रहा था सवाल जी। अच्छा। सवाल मेरा ये था कि जी सामान्य रूप से हिंदुस्तान में व्यंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुरुष लोगों का ज्यादा बोलबाला रहा है, महिलाएं व्यंग के रूप में बहुत कम दिखाई देती हैं। तो पहले तो आपका स्वागत है कि आपने पुरुषों का जो एकाधिकार था, वर्चस्व था, आपने उसको बहुत कम देखी है। मैंने बहुत कम, मैं पढ़ता रहता हूँ सबको, बहुत कम लोग हैं जो महिलाओं में एक। बगुड़ा जी मैं ये पूछना चाहता था, आप सही कह रहे हैं आपसे कि जो व्यंग क्यों चुना आपने? व्यंग क्यों चुना आपने? शायद सर वो व्यंग शायद मेरे खून में ही होगा ऐसा, क्योंकि मैं जब छात्र जीवन में भी थी तो अक्सर पैरोडियां बनाते थे हम लोग। आमतौर पे लोग कविताएं सुनाते थे, कहानी सुनाते थे, और मेरा जो होता था कि वो पैरोडी बनानी है। जी हाँ, तो वो शुरुआत से ही कुछ ऐसा था कि टेढ़ी नजर से ही देखती थी मैं दुनिया को। तो इसलिए ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस समय मैंने लिखना शुरू किया बहुत ही कम महिला व्यंग्यकार थी, अब तो खैर बहुत हो गई हैं। तो 2 लाइनें मैंने इस पर अपने आप के लिए भी लिखी थी कि महिला हूँ पर प्रेम प्यार नहीं लिखती, महिला हूँ पर प्रेम प्यार नहीं लिखती, जैसे नेता हूँ पर भ्रष्टाचार नहीं करती, जैसे नेता हूँ पर भ्रष्टाचार नहीं करती। 2 लाइनें मैंने बहुत बढ़िया। एक चीज आपके दिमाग में कभी आई जी क्या? मैं थोड़ा एक सवाल और था इनसे। हाँ सर पूछिए। सामान्य रूप से जो व्यंग्यकार हैं, कई बार जो व्यंग को समझते नहीं है उनको लगता है कि ये तो कॉमेडी कर रहा है, मस्खरी कर रहा है, जोकरी कर रहा है। कभी आपको नहीं लगा कि आपके साथ में ऐसा सवाल लोगों ने किया कि अरे भाई ये क्या जोकरी कर रहे हो, क्या कॉमेडी कर रहे हो? क्योंकि बहुत सारे लोग व्यंग की गंभीरता को समझ नहीं पाते हैं। ना सर, मेरे को तो हमेशा ही व्यंग लिखना तो मुझे बड़ा ही उनको लगता है कि जब तक बहुत मूल ऐसी चीज है व्यंग लिखना कि मैं लोगों को बताती भी नहीं हूँ कि क्या लिखती हूँ। लोग पूछते क्या लिखती हो, अब व्यंग लिखती हूँ। अच्छा, मतलब फिर वो ऐसा भाव होता है कि मतलब कुछ समझ में नहीं आता लोगों के कि ये क्या है। और मेरे लिए तो एक बहुत ही, मैं खुल के नहीं बता पाती हूँ किसी को कि मैं व्यंग लिखती हूँ। जब मैंने शुरू किया था व्यंग लिखना तो मैंने ये बताया नहीं था कि मैं व्यंग लिखती हूँ। हाँ मैं लिखती हूँ, बस ये पता था। ये मेरे लिए एक बड़ा ही एक ऐसा वर्जित क्षेत्र था जिस पर मैंने कदम रखे अपने। जी बगुड़ा जी जी आदरणीय बगुड़ा आप आगे आप शुरू करिए। जी बगुड़ा जी, मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि महिलाएं व्यंग्यकार नहीं होती हैं। मेरी नजर में महिलाओं से बड़ा व्यंग्यकार कोई नहीं होता। महिलाओं से बड़ा व्यंग्यकार कोई नहीं होता, कम है। मैंने कहा अपेक्षाकृत कम होती हैं। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं होती, मैंने कहा अपेक्षाकृत कम होती हैं। नहीं, आपको भी बहुत सारे व्यंग सुनने को मिलते हैं घर में। अब आपने लाइव में भी सुनते हैं। अब आपने जिक्र कहता हूँ कि मैं कन्या राशि हूँ भाई। कोई बात नहीं सर, आप जब लाइव होते हैं सर बगुड़ा जी, आप जब लाइव होते हैं तो पीछे से जो व्यंग आते हैं वो हमें सुनाई पड़ते हैं रोज। महिलाएं बहुत अच्छी व्यंग्यकार होती हैं। अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो शेफाली, पहली जो आपने जो ऐसी रचना लिखी, जो ऐसी कविता लिखी, या जो भी आपने ऐसा लिखा कि जो चर्चित हुआ, उसके बारे में थोड़ा बताइए क्या था वो, और उसके बारे में अगर सुना भी सके उसे तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल। एक जब मैंने जब क्षणिकाएं लिखी थी मैंने बहुत सारी, तो एक क्षणिका मेरी ऐसी थी कि स्त्री विमर्श पर मैंने लिखी थी। तो उसकी वजह से मैंने काफी गालियां भी खाई लोगों की, तारीफ भी मिली मुझे। तो क्षणिका थी, काफी जगह इसका प्रकाशन हुआ।
लोग बाग, मैंने आपको जितनी सारी जगह मेरा प्रकाशन हुआ है, मैंने आपको बता दूं आपको कि मैंने बहुत ही कम जगह अपनी रचनाएं भेजी थी प्रकाशन के लिए। तो मुझे ये पसंद नहीं कि मैं कहीं प्रकाशन के लिए भेजूं, फिर वहां से इंतजार करूं कि अब आ रहा है इसका उत्तर, अब आ रहा है। तो लोगों ने क्या किया कि मेरे ब्लॉग से उठा उठा के अपनी अखबारों में छापा, अपनी पत्रिकाओं में छापा। तो और फिर बाद में मुझे बता दिया। हाँ, तो मैंने ये कहा भी भैया आप छाप लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मुझे बता तो दो कम से कम कि हाँ हम आपके ब्लॉग से ले रहे हैं। तो ये जो मीडिया वाले हैं ये इतने सहमत भी नहीं उठाते कि आपको बता दें कि आपके ब्लॉग से हम यहाँ पर आपके ब्लॉग से हमने यहाँ पर व्यंग लिया है। बाद में मेरे जो पहचान वाले ब्लॉगर होते थे वो बताते थे कि शेफाली जी आज आप यहाँ छपी हैं, आज आपका लेख इस अखबार में छपा हुआ है, इस मैगजीन में छपा हुआ है। तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, तो ये मैं आपको एक सुनाती हूँ, कुछ लाइनें मैंने लिखी थी, स्त्री विमर्श पे लिखी थी, ये बहुत फेमस हुई थी। मैंने उगली आग, मैंने उगली आग सदा मर्दों के खिलाफ, मैंने उगली आग सदा मर्दों के खिलाफ, मुझे मर्दों के खिलाफ आग उगलनी थी, स्त्री विमर्श पर थीसिस लिखनी थी। पिता ने मुझे किताबें लाकर दी, भाई ने इंटरनेट खंगाल दिया, बूढ़े ससुर ने गृहस्थी संभाल ली, पति ने देर रात तक जाग कर पन्ने टाइप कर दिए, बहुत थक गई तो बेटे ने पैर दबा दिए, मैं गहरी नींद सो गई मर्दों के खिलाफ सोचते सोचते, मैं गहरी नींद सो गई मर्दों के खिलाफ सोचते सोचते। तो ये मेरी क्षणिका थी, ये बहुत बहुत प्रसिद्ध हुई और मैंने कई लोगों की इसमें महिलाओं जो स्त्री विमर्श वाली थी उन्होंने झंडा बुलंद किया मेरे विरुद्ध, लेकिन मैंने कहा नहीं, मेरी नजर में स्त्री विमर्श ऐसा ही है। तो इसको ये काफी वायरल हुई थी जी। तो ये जब आपने लिखी है तो बहुत गंभीर से आपने जो रचना सुनाई, बहुत गंभीर रचना है ये जी। कुछ क्योंकि आपका ज्यादातर लेखन व्यंग और हास्य को लेकर के ही रहा जी, तो उस पर थोड़ा सा कुछ आता है, हम उस पर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? इसमें पहला कौन सा ऐसा सशक्त रचना आपकी थी जो आपको खुद भी पसंद आई और आपके पाठकों और श्रोताओं को भी पसंद आई? जी, कविता में या गद्य में? हाँ, कविता में, पहले कविता में आता है फिर गद्य पर बात करते हैं। हाँ ठीक है, जरूर। एक ये बड़ी फेमस, जैसे हम लोग स्कूल पे मैंने लिखी थी कि स्कूल में ये बड़ी फेमस हुई, बच्चे बड़ा अच्छा मानते हैं इसको। तो हम लोग सब टीचर ही हैं, हम लोग एक ही पेशे से जुड़े हुए हैं, तो टीचर की क्या हालत है आजकल ये हम देखते हैं। इसमें लिखी थी मैंने, जाग मास्टर जाग अब तेरी शामत आई, जाग मास्टर जाग अब तेरी शामत आई, मुर्गा बहुत बनाया तुमने, बात बेबात हड़काया तुमने, कान खींचे धौल जमाई, प्रश्न पूछने पर की पिटाई, खुद को समझा तुमने खुदा, डंडे के बल पाई खुदाई, अब बैठेंगे कुर्सी पर बच्चे, अब बैठेंगे कुर्सी पर बच्चे, तुझको मिलेगी फटी चटाई, जाग मास्टर जाग अब तेरी शामत आई। खेल खेल में अब शिक्षा होगी, खेल खेल में अब शिक्षा होगी, वही पढ़ेगा बच्चा जो उसकी इच्छा होगी, स्कूल का ऐसा स्वरूप होगा, तब आएगा बच्चा जब उसका मूड होगा, बैठेगा घर में वह ठाठ से, बैठेगा घर में वह ठाठ से, टीचर की परीक्षा होगी, और फेल हुआ अगर गलती से भी तू, तेरे वेतन से होगी भरपाई, जाग मास्टर जाग अब तेरी शामत आई। मन में अब यह ठान ले, इन बच्चों को ईश्वर मान ले, मंदिर मस्जिद चर्च न गुरुद्वारा, तेरा बस एक ही तारणहारा, रिश्वत देकर उसे पटा ले, उसके आगे शीर झुका ले, छिपी है इसमें तेरी भलाई, जाग मास्टर जाग अब तेरी शामत आई। तो ये लिखी थी मैंने टीचर्स पे, ये भी अच्छी लगती है, स्कूल में काफी सुनाई है मैंने, ये कई जगह सुनाई है, कई ट्रेनिंग वगैरह में इसका मैंने इसको पढ़ा है मैंने, तो सभी जगह इसको बहुत पसंद करते हैं। ये लिखी जी, आपके बहुत सारे प्रशंसक इस शो को देख रहे हैं। शेफाली जी आपको प्रणाम नमस्कार भेज रहे हैं। मैं आपकी स्क्रीन पर लगातार आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा जो कमेंट, अच्छा कमेंट्स लाइव कर रहा हूँ जी। एक ये सुगम दुर्गम पे मैंने लिखी थी, इस पे बहुत हमारे डिपार्टमेंट में सबसे एक बड़ा ये नासूर है सुगम बनाम दुर्गम। तो ये सुगम और दुर्गम की क्या, हाँ, ये बहुत प्रिय विषय है और ये कभी भी बासी नहीं होता है।
जी ये सुगम दुर्गम ना समझा दीजिए, जो उत्तराखंड के बाहर के टीचर है ना वो समझेंगे नहीं सुगम दुर्गम क्या है। अच्छा समझा नहीं, सही कहा सर आपने। उनके वहाँ कुछ और होगा, शेफाली जी, आप लेकिन इस समझे तरह की कई टीचर्स को उत्तराखंड से बाहर भी देख रहे हैं पूरे देश में ना, कोई जी, महाराष्ट्र से, जी, कोई कश्मीर से, जी, कोई कहीं से। आप उनको समझाना चाहेंगे इसको? सुगम दुर्गम तो सभी जगह होगा ही कुछ ना कुछ तरीके से, चाहे नहीं वहाँ नहीं, यहाँ की भौगोलिक स्थितियों के हिसाब से बनाया ना सुगम दुर्गम, अच्छा अच्छा, जी वो जी और वहाँ नहीं है। जी। अभी आप इसको संचालक या सह संचालक बता दें हमें कि मैं बता देता हूँ सर, मैं अपने श्रोताओं को बता देता हूँ थोड़ा संक्षिप्त में, क्योंकि ये हमारे बहस का विषय नहीं है, हम साहित्य और कविता पर बातचीत करना है। सुगम दुर्गम यह है सर कि स्थानांतरण के लिए सरकारी शिक्षकों के, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ लगभग 3.5-4 जिले मैदानी क्षेत्र में है और बाकी के जो 9-10 जिले हैं वो पर्वतीय क्षेत्र में है। तो पर्वतीय क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान जहाँ आवागमन में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं है, जहाँ चिकित्सा वगैरह की बहुत अच्छी सुविधाएं नहीं है, तो उनको दुर्गम माना जाता है। और जो अपेक्षाकृत जहाँ नेटवर्क अच्छा है मोबाइल वगैरह का, या जहाँ पर आप आसानी से बाकी आवागमन कर सकते हैं, सड़कें अच्छी है, उसको हम सुगम कहते हैं। तो ज्यादातर लोग जाहिर सी बात है मतलब सुगम में ही आना चाहेंगे। तो हमारे यहाँ शिक्षक एक तरह स्वर्ग और नरक की उदाहरण है जी, सीधी बात। जो स्वर्ग है वो सुगम, नरक है वो दुर्गम है। उस पर शेफाली जी की रचना है इस कारण। जोशी जी 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 जोशी जी, हाँ जोशी जी सुन रहे हैं? ये हाँ, जो सुन रहा सुगम हूँ। दुर्गम है, ये आज की अवधारणा नहीं है। हाँ ये हाँ आज की अवधारणा नहीं है, ये भगवान राम के जमाने में थी। हाँ तुलसीदास जी लिखते हैं, दुर्गम काम जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। तो आप तुलसीदास जी से पूछिए सुगम दुर्गम क्या हुआ। हाँ बिल्कुल सही बात। नहीं, अब तो एक बात तुलसीदास और जी भी और है सर, हनुमान जी भी चलते हैं सर, वाराणसी चलते हैं, सुगम भगवान दुर्गम में तुलसीदास जी के सर पास जब चलते तक हैं। भगवान राम अयोध्या में थे, जब तक भगवान राम अयोध्या में थे तब तक वो सुगम में थे, और जैसे ही वो वनवास गए तो दुर्गम में हो गए। तो इसको ऐसे समझते हैं। लेकिन भगवान वो तभी बने जब वो दुर्गम में गए। जब तक वो अयोध्या में थे वो केवल रामचंद्र थे, भगवान राम तो वो दुर्गम में ही बने। ठीक ठीक, चलिए हाँ सुनते हैं, शेफाली जी स्वागत है। चलिए सुन, तो ये सुगम बनाम दुर्गम की हमेशा हमारे डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा नासूर है ये। तो मैंने, मेरी तरफ से ये व्याख्या थी, मैंने भी दुर्गम का अनुभव किया है। तो दुर्गम में क्या होता है देखिए, साफ सुथरी आबो हवा, मीठा मीठा ठंडा पानी, शुद्ध है दूध दही, यहाँ लौट के आए गई जवानी। घर गृहस्थी का जंजाल नहीं, बीबी बच्चों का माया जाल नहीं, सब्जी लाने को मना कर दे ऐसा माई का कोई लाल नहीं। स्नेह प्रेम, यहाँ स्नेह प्रेम और मान मिलेगा, आंखों में सम्मान मिलेगा, आप पढ़ा रहे उनके बच्चे, हर दिल में यह एहसान मिलेगा। यहाँ अफसर की फटकार नहीं, छापों की भरमार नहीं, छुट्टी को अर्जी की दरकार नहीं, और एक दूजे के करने में साइन हम जैसा फनकार नहीं। यहाँ दूर पहाड़ों पर हम चढ़ते और उतरते हैं, हर बीमारी को अपनी मुट्ठी में रखते हैं, और जिस घर से जा गुजरते हैं डिनर के बाद ही उठते हैं। यहाँ पढ़ना क्या पढ़ाना क्या, माफ कीजिएगा थोड़ा, यहाँ पढ़ना क्या पढ़ाना क्या, जोड़ क्या घटाना क्या, कहाँ की घंटी वादन कैसा, ढेले भर का खर्च नहीं, खाते में पूरा पैसा। और यहीं पर सुगम है, जो सुगम का देखिए क्या है हाल। मीडिया, पत्रकार, रिपोर्टर, एक टीचर, हजार नजर, अफसरों का सुलभ शौचालय, पिघलता नहीं कभी उनकी शिकायतों का हिमालय। हर आहट पर दिल कांपता जरूर है, कुत्ता भी गुजरे सड़क से झांकता जरूर है। कोई सफेद गाड़ी दूर से भी दे दिखाई, डाउन हो जाए शुगर, ब्लड प्रेशर हाई। अभिभावक हैं अफसर, हर छुट्टी पर रखें नजर, और फ्रेंच की तो बात दूर रही, कैजुअल पर भी टेढ़ी नजर। पाई पाई का हिसाब दीजिए, एक दिन की 100 डाक दीजिए, राजमा की जगह छोले, बच्चा कॉपी किताब न खोले, 2 दूनी 4 न बोले, तब भी आप ही जवाब दीजिए। रोज रोज नित नए प्रशिक्षण, सुबह से शाम की कार्यशाला, सिवाय पढ़ाने के बच्चों को बाकी सब है कर डाला। यहाँ हर साल ट्रांसफर की तलवार सिर में लटकती है, हर साल ट्रांसफर की तलवार सिर में लटकती है। सुगम की नौकरी साथियों सबकी आंख में खटकती है, इसलिए
सुगम के माने 100 गम, यह मान लीजिए, दुर्गम माने दूर है गम, यह जान लीजिए, दुर्गम माने दूर है गम, यह जान लीजिए। बहुत अच्छी, इसमें लिखी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो शेफाली, आपकी कविता से मुझे लग रहा है कि आप भी बड़ी पीड़ित रही हैं सुगम दुर्गम को लेकर के। हाँ, वही मेरा कहने का मतलब है। आपका दर्द हम समझ रहे हैं इस कविता के माध्यम से, पूरे देश के शिक्षक समझ रहे हैं। तो अच्छा, आप एक ऐसे मेरी जानकारी में है कि सुमित्रानंदन पंत जैसे जो महाकवि थे इस देश के, वो भी आपके आसपास के आपके रिश्तेदारी में ही आए हैं। हाँ, जी, वो मेरे पिताजी के चाचा थे, पिताजी के छोटे चाचा। अच्छा, आपके पिताजी के चाचा जी थे सुमित्रानंदन पंत जी, जिन्हें पूरा देश प्रकृति का सुकुमार कवि कहता है, तो उस परिवार से आप हैं। तो आपको कभी प्रेशर नहीं होता कि उनके लेवल का लिखना है? लोग तुलना करेंगे। सर, ऐसा प्रेशर तो उनके और लोगों पे होना चाहिए, लेकिन मेरे अंदर ऐसा प्रेशर नहीं है। मेरे अंदर जो है अपनी माँ की रचनाएं पढ़ करके मेरे अंदर कविता के प्रति अनुराग उत्पन्न हुआ, तो मैं अपने श्रेय अपनी माँ को दूंगी। सुमित्रानंदन पंत जी को, हाँ सही है, उनका ठप्पा है हमारे साथ, लेकिन मेरे अंदर मेरी माँ का असर आया है, तो उसकी ही हमने रचना पढ़ पढ़ के कविता सीखी है। कविताओं के प्रति राग अनुराग उसी से पैदा हुआ है। जी, आपकी माताजी बहुत अच्छा लिखती है। मैंने भी उनका काव्य संग्रह पढ़ा था जो निकला था बहुत साल पहले। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप चूंकि व्यंग की ओर आपका रुझान ज्यादा, तो आपका पसंदीदा व्यंग लेखक कौन है? बस एक और एकमात्र हरिशंकर परसाई जी, व्यंग के भगवान, वो मेरे पसंदीदा व्यंग लेखक हैं। जी हाँ, वो तो सभी के हैं, खैर परसाई जी का तो कोई जवाब ही नहीं है। जी हाँ, उसके अलावा शरद जोशी को भी मैंने बहुत पढ़ा है। जी, और इस समय जो है मेरे फेवरेट जो है ज्ञान चतुर्वेदी मेरे जी 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 ये जो आपके बगल में स्क्रीन में चश्मे वाले, इनके बारे में क्या कहना है आपका? हाँ, ये तो सर बहुत बढ़िया, ये अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं सर। मैंने बहुत पढ़ा है आपको, बहुत पढ़ा जी। हाँ, बोगड़ा जी, मुझे उम्मीद है कि थोड़ा आराम मिला होगा आपको इसके बाद, तो आगे बढ़े। अरे यहाँ जी जी जी, ये जब ज्ञान इनकी बात चल रही है, तो आप तो अंग्रेजी की शिक्षिका हैं जी। हाँ जी, बोलिए सर, बोलिए। चार्ल्स डिकेंस ने, भाई आप पढ़ना, मुझे आनंद आया। तो चार्ल्स डिकेंस ने लिखी है द पिक्विलियन पेपर्स एंड द पिक्विलियन क्लब, और शेक्सपियर ने जो लिखी थी कॉमेडी ऑफ एरर्स, उसमें बाद में फिल्म भी बनी। तो अंग्रेजी में बहुत बढ़िया व्यंग आए हुए हैं। जी हाँ, मार्क ट्वेन बहुत अच्छा लिखते थे व्यंग। इसके अलावा तो शेफाली जी, बोगड़ा जी की आवाज साफ नहीं आ रही है, बीच बीच में कट रही है, वो शायद हिंदी में एक बहुत पुरानी, जब आप शायद स्कूल में होंगी, बहुत अच्छी क्षणिकाएं लिखती थी, व्यंग्यकारा थी, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम। डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, जी हाँ, वो भी बहुत अच्छा पढ़ा है उनको। हाँ, कादम्बरी में उनका हमेशा आता था, कादम्बरी में वो हमेशा छपती थी, मैंने हमेशा पढ़ा है उनको, और बहुत अच्छी, अभी मुझे उनकी कई सारी क्षणिकाएं मुझे बाय हार्ट याद भी हैं। अच्छा, बहुत अच्छी, बहुत अच्छी जी। मेरी रुचि व्यंग्य के प्रति डॉक्टर सरोजनी प्रीतम से ही आई, उनको पढ़ के आई। बहुत बढ़िया, बहुत ही। आजकल प्रदीप पंत जी अच्छा लिख रहे हैं। जी हाँ, प्रदीप पंत जी, और मुझे तो ज्ञान चतुर्वेदी जी बहुत अच्छा लगता है उनका लिखा हुआ। बहुत एक बड़ा नाम है, शायद आप भूल रहे हैं, शरद जोशी जी का। शरद जोशी जी का एक बड़ा नाम है, नाम लिया। कहा उन्होंने परसाई जी के बाद जी, मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, परसाई जी, शरद जोशी जी, ज्ञान चतुर्वेदी, इन तीनों को मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, सब कुछ, सारी किताबें पढ़ी हुई इनकी, और मुझे बहुत पसंद है। अमृता प्रीतम की बात सर ने छेड़ी है, उनकी जो छड़िका आपको याद है? सरोजनी प्रीतम, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम, सरोजनी प्रीतम, जी हाँ, उनकी बहुत अच्छी क्षणिकाएं थी। एक थी कैसे बड़े हैं जो दही में पड़े हैं, शायद इस तरह की थी। एक थी सूर्य को भी देखो जब पश्चिम में ढला तो डूब गया। अब एक एक लाइन मुझे याद आ रही है इसकी, वो पूरा याद नहीं है। और बहुत सारी क्षणिकाएं लिखी थी उन्होंने, उस समय मुझे कम याद है, लेकिन मुझे अपने समय में पूरी याद थी जब मैं पढ़ती थी। तो जी, पूरी एक डायरी में मैंने एक डायरी में लिख रखा था, पूरी उनकी क्षणिकाएं लिख रखी थी। जी जी। अच्छा, ये मजे का अर्थशास्त्र क्या है?
जी, मजे का अर्थशास्त्र जो है मेरी व्यंग रचनाएं हैं, जिसमें मैंने तकरीबन उस समय के सारे जो टॉपिक्स होते थे रिलेटेड, एकदम करंट टॉपिक, उस पर कलम चलाई है। उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ज्यादातर में, और अब मेरे अंदाज से मैंने उनको लिखा हुआ है। क्या मेरी जो विचारधारा है वो मैंने उसमें लिखा हुआ है। उसमें सारे तकरीबन सारे विषय मिल जाएंगे आपको। मजे का अर्थशास्त्र, वैसे जो इसका टाइटल है वो है कि कामकाजी महिलाएं जो है वो, उनको लोग कहते हैं तुम्हारे बहुत मजे हैं। तो मजे का अर्थशास्त्र उसका एक अंदर एक व्यंग लेख है। इसको भी बहुत सराहना मिली, और ये मैं कई जगह इसका पाठ भी कराया, मैंने व्यंग पाठ किया हुआ है इसका। जी जी जी। तो मैं यही यही अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाह रहा था आपके माध्यम से कि मजे का अर्थशास्त्र का जो शीर्षक है, इसके पीछे की कहानी क्या है, वो आपने बता दी बिना पूछे ही। शुक्रिया आपका। तो जो पाठ आप करती हैं यहाँ भी कर दें तो हम भी धन्य हो जाए। हाँ जरूर जरूर, क्यों नहीं करूंगी सर, बिल्कुल जी जी। अब मैं सोच रही हूँ कि मेरे जो भी व्यंग लिखे हुए हैं इनको मैं अब फेसबुक में ऐसे लाइव करती हूँ, तो मुझे अच्छा लग रहा है आज ये मेरे अच्छा आइडिया आया है जी, लाइव करती हूँ। जी हाँ, इसको मैं देखती है, शुरुआत करती हूँ। ये ऐसे लंबा है काफी, कुछ कुछ चुने हुए चुनिंदा इसके मैं पैराग्राफ इसके पढ़ दूंगी। जब भी वो मुझसे टकराती है, मुझे याद दिलाना नहीं भूलती। शैफाली जी एक मिनट, आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। ये आज का कार्यक्रम पूरा आपको समर्पित है, तो आप ऐसा कुछ नहीं समझिए कि आपको जल्दी जल्दी कुछ करना है। अभी आधा घंटा अच्छा। आपके पास पूरा है, तो आज आधे घंटे को मैं सुनाना चाहती हूँ, आपकी इच्छा है। तो आप विस्तार से सुनाया, शॉर्ट में सुनाया, वो आपकी इच्छा है, इसलिए आप बिल्कुल समय के ओर से ज्यादा चिंता मत करिए। ठीक है सर। तो ये मजे का अर्थशास्त्र जो है ये इसमें लिखा हुआ है मैंने। जब भी वो मुझसे टकराती है, मुझे याद दिलाना नहीं भूलती कि मैं कितने मजे में हूं। मैं ईश्वर के इस खेल को समझ नहीं पाती हूँ। मेरे लिए जो एक अमूर्त वस्तु है, उसके लिए वही मूर्त कैसे हो सकती है। जरूर ये सरकारी योजनाओं के सदृश है, जिनमें पैसा तो बहुत खर्च होता है, लेकिन किसी को दिखता नहीं। वह नौकरी नहीं करती, मैं करती हूँ। इस लिहाज से वह मुझे कुछ भी कहने की अधिकारिणी हो जाती है। मोहल्ले से हंसती खिलखिलाती गुजरती है, मुझे देखते ही उसे दुखों का नंगा तार छू जाता है। हाय तुम कितनी लकी हो, तुम्हें देखकर जलन होती है। का हथगोला मेरी ओर फेंककर अपना कलेजा ठंडा करके वह आगे बढ़ती है, आगे बढ़ जाती है। तो इस तरह से मैंने अपना पूरा इसमें जो कामकाजी महिलाओं के लिए क्या क्या समस्याएं होती हैं, कि जब वो कहती है कि मेरे बहुत मजे हैं क्योंकि मैं रोज घर से बाहर निकलती हूँ, नाना प्रकार के आदमियों के बीच मेरा उठना बैठना है, और उसे तो बस उसके पति का ही चेहरा सुबह शाम देखने को मिलता है। तब मैं अपने दफ्तर के बारे में सोचने लगती हूँ, जहां मेरे सहकर्मी बातों बातों में तकरीबन रोज ही कहते हैं, आपको क्या कमी है, दो दो कमाने वाले हैं। अक्सर बस में खड़ी खड़ी जाती हूँ, कोई सीट नहीं देता। कंडक्टर तक कहता है, आजकल की औरतों के बहुत मजे हैं। कभी वह मेरी मामूली तनख्वाह मामूली कपड़े देखकर परेशान हो जाती है, तो कभी चप्पल और पर्स देखकर। मेरी दुर्दशा देखकर उसने पिछले महीने शलवार सूट का बिजनेस शुरू किया है। इस हफ्ते वह चप्पल और साड़ियां पंजाब से मंगवाने वाली है। उसने मेरे लिए खास सिल्क के सूट दक्षिण से मंगवाए हैं। उसने शपथ खाकर कहा है कि वह मुझे बिना कमीशन के बेचेगी, क्योंकि मेरे स्टैंडर्ड को लेकर उसे बहुत टेंशन है। तो ये काफी बड़ा है, लंबा है, इसको मैं सुनाऊंगी किसी दिन। अलग अलग परिस्थितियों पे लिखा है आपने। जी हाँ, ये कामकाजी औरतों की परिस्थितियां जो हैं, जो क्या क्या वो झेलती हैं। लोग कहते हैं दो दो कमाने वाले हैं, गिफ्ट सिर्फ एक है ना, क्या करोगे इतना, छाती पर रख के ले जाओगे क्या, खाली हाथ दुनिया में आए थे, खाली हाथ जाना है। ऐसे गीता का अमूल्य ज्ञान देने से छोटे छोटे बच्चे भी नहीं चूकते। तो ये है इसमें काफी। इसके अलावा मैंने बहुत सारा लिखा हुआ है। दिसंबर माह की महिमा भी लिखी हुई है, ये काफी पसंद आएगी आप लोगों को, कि दिसंबर जो माह है, दिसंबर माह जो है वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, उसके बारे में मैंने लिखा हुआ है। ये कि ये साथियों, दिसंबर माह की महिमा जो है, कवियों और लेखकों की नजरों में बसंत के अलावा कोई और मौसम कहलाने योग्य नहीं है।
उन्होंने इस माह की उपेक्षा वैसे ही की जैसे आटा दाल और चीनी के बढ़ते हुए दामों से हलकान जनता की टूटी कमर की वर्तमान सरकार ने। साथियों, यही वो महीना है जब जाड़े की ऋतु अपने पंख फैला चुकी होती है और हमारे जैसे सरकारी कर्मचारियों को बची खुची छुट्टियों की उसी प्रकार याद आ जाती है जिस प्रकार चुनावों के समीप आते ही नेता को यकायक जनता की सेवा करने की याद आ जाती है। साथियों, यही वो महीना होता है जब कर्मचारियों की छुट्टी का क्षय पात्र मंत्रियों के विवेकाधीन कोष की तरह खुल जाता है। पिछली सारी छुट्टियों पर लीपापोती करने के लिए सब उसी प्रकार से एकजुट हो जाते हैं जिस प्रकार विवेकाधीन कोष का दुरुपयोग का भांडा फूट जाने पर समस्त मंत्रीगण मंत्रिमंडल को बचाने के लिए कंधे से कंधा मिला लेते हैं। साथियों, यही वह माह एक कलह होता है जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच की खाई अमीर और गरीब के बीच सदियों से चली आ रही खाई से भी ज्यादा गहरी हो जाती है। साल भर वो कर्मचारियों के साथ उसी प्रकार घुला मिला रहता है जिस प्रकार भारत के नक्शे में दिल्ली, लेकिन इस महीने के आते ही वो अंडमान निकोबार बनकर अपनी कुर्सी दूर कर लेता है और छुट्टियों की अर्जियों के अंबार को फटी फटी आंखों से ऐसे देखता है जैसे गरीब आदमी आजकल दुकानों पर टंगी हुए राशन के दामों की लिस्ट को देखता है। अर्जियों पर हस्ताक्षर करते हुए वह इस प्रकार डरता है जैसे परमाणु अप्रसार संधि पर उससे जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए जा रहे हों। तो ये भी काफी लंबा है, इसमें कुछ मैंने आप पढ़ दिया इसको जी। वाह, बहुत अच्छे जी। बहुत अच्छी, बहुत चुटीली आपकी व्यंग रचना है, लेकिन आप जो है थोड़ा जल्दबाजी में लग रही है मुझे। तो नहीं जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। इस बीच में कुछ कमेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। मंजू पांगती जी कह रही हैं कि वाह शानदार, बेहतरीन, और गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि मजे का साथ सुनकर मजे आ गए। बीना फुलेरा जी कह रही हैं कि बढ़िया व्यंग है। और कश्मीर से हमारे साथी जो रोज हमारे साथ इस शो में होते हैं, जावेद इकबाल, वो कह रहे हैं कि एक शो जो है बहुत अच्छा है और हमेशा अलग अलग लोगों को सुनना अच्छा लगता है, और खासकर जोशी सर को सुनना उन्हें बहुत पसंद है और मुझे भी बहुत पसंद है। हमारा देश भर के शिक्षकों को बहुत पसंद है जोशी सर को सुनना। रोज इंतजार करते हैं शो का कि शाम हो तो जोशी सर को सुने। तो ये वंदना चौहान जी हैं दिल्ली से, पूर्व उप निदेशक CCRT की, वो भी सबको प्रणाम भेज रही हैं। रूपा बिष्ट आपकी प्रशंसक हैं जो कहती हैं कि सटीक आपने अच्छा पड़ोसन है जी। तो ये एक फिर से कह रहे हैं कि सुगम दुर्गम पर एक सार्थक कटाक्ष है। और भगवान जी के लिए भी टिप्पणी आई हुई है। दिनेश चंद्र जोशी जी हमारे सभी को सादर प्रणाम भेज रहे हैं, दिनेश चंद्र पाठक जी भी साथ में। तो सभी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसमें कमेंट्स किए हैं। तो इसमें मोहन चौहान जी हैं, मंजू तनेजा जी हैं, सरिता बिष्ट जी हैं, अपूर्व पंत जी रोज की तरह दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और हमारे साथ एक और बहुत ही संजीदा शिक्षा अधिकारी हैं आकाश सारस्वत जी, वो कहते हैं कि वाह गजब, बहुत अच्छा आपने लिखा है। तो इतनी प्रशंसाएं कहाँ रखेंगे, इतनी सारी प्रशंसाएं आप? अच्छा, 4 लाइनें मैंने कोरोना के लिए लिखी है, ये आज दिन में ही लिखी। मैंने कहा सब कुछ कोरोना जी हाँ, तो इसमें लिखती हूँ इस कोरोना काल में जी। राजकुमार भंडारी जी कह रहे हैं दिसंबर का महीना, वाह क्या कहना। तो ये तो सबकी आप बीती है, सबकी आप बीती है। दिसंबर का ही महीना था शेफाली जी, दिसंबर का ही महीना था जब कोरोना भी प्रकट हुआ था। जी हाँ, तो कोरोना प्रकट हो गया था। ये बहुत खतरनाक महीना होता है जी। कोरोना पे 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं, ये सुनाती हूँ जी। इस कोरोना काल में महामारी के जाल में नित नई फरमाइशें हैं, नित नई ख्वाहिशें हैं। सुबह को खाने हैं समोसे, दिन को मीठी मीठी खीर, शाम को गर्मा गर्म पकौड़े, रात को शाही पनीर। सबसे ज्यादा महिलाओं पर टूटा है इसका कहर, बीत रहे रसोई में दिन, रसोई में ही बीते शहर। दुनिया से हो गई हूँ आइसोलेट, रसोई में हूँ क्वारंटीन। दुनिया से हो गई हूँ आइसोलेट, रसोई में हूँ क्वारंटीन। पैर तुम्हारे पकड़ूं कोरोना, पैर तुम्हारे पकड़ूं कोरोना, तुम जाओ वापस अपने चीन, तुम जाओ वापस अपने चीन। बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, शानदार।
बहुत बढ़िया। थैंक यू तो अंकल। कोरोना को आपने चीन भेजने की कोशिश की, लेकिन कोरोना भी जी जाने को तैयार नहीं है फिलहाल। जी जी उम्मीद है कि जी इस कविता को सुन के चला जाएगा। जी चला जाएगा। हाँ, तो हमारे बहुत हमारे अच्छा। साथ दर्शक रोज इस प्रोग्राम में जुड़ते हैं, उन सबसे मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि हम धीरे धीरे इसमें देश के विभिन्न हिस्से के सभी शिक्षकों को इस कार्यक्रम में लाइव आपके साथ लेकर के आएंगे। और हमारे कार्यक्रम का मकसद है जो सरकारी शिक्षा व्यवस्था में हमारे शिक्षक साथी हैं उनकी प्रतिभाओं को एक मंच देना, उनको दुनिया के सामने लाना, उनको बताना कि जिस तरह से सरकारी अस्पतालों में सबसे योग्य डॉक्टर है, उसी तरह सरकारी शिक्षक सरकारी विद्यालयों में सबसे योग्य शिक्षक है। ये उदाहरण हमें मजबूत करनी है, क्योंकि तमाम तरह के मीडिया में इस तरह के उदाहरण लगातार फैलाने की कोशिश की जा रही है कि सरकारी शिक्षकों को कुछ नहीं आता। तो हम बता रहे हैं कि सरकारी शिक्षकों को क्या क्या आता है, उसकी एक कोशिश है। और इसमें आप सबका सहयोग लगातार हमें मिल रहा है। और लगातार शो में हमारे एक से एक प्रतिभावान शिक्षक आ रहे हैं, उसमें हर तरह की कलाओं के निपुण लोग हैं। जैसे आज आप व्यंग के क्षेत्र में, कल गोपाल जी बांसुरी को लेकर के थे, और आने वाले कल में हमारे साथ मनमोहन चौधरी जी होंगे जो अल्मोड़ा से हैं, अल्मोड़ा इंटर कॉलेज में प्रवक्ता है, और वो बहुत ही अद्भुत शिक्षक है। मतलब फोटोग्राफी में तो उनका कोई जवाब ही नहीं है, लेकिन वो पिछले 28 सालों से बच्चों के साथ, दिशा संस्था के साथ रंगमंच के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और हर साल बच्चों के लिए थिएटर वर्कशॉप करते हैं, बच्चों के नाटक करते हैं। इस साल कोरोना की भेंट चढ़ गया वो सब। तो कल हम उनसे रूबरू होंगे, मनमोहन चौधरी जी से। और परसों हम रूबरू होंगे महाराष्ट्र से, हमारे एक शिक्षक साथी हैं सतीश सालुंके जी, डॉक्टर सतीश सालुंके जी। वो भी रंगमंच का उनका बड़ा लंबा अनुभव है, सतीश सालुंके जी का। परसों वो हमारे साथ होंगे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे देश के विभिन्न हिस्सों के शिक्षकों को एक साथ लाने की, जोड़ने की कोशिश करते हैं, ताकि हम एक दूसरे के अनुभव से भी सीखें। और मैं ये चाहूंगा कि जो हमारे शिक्षक इस शो में पहले आ चुके हैं वो भी शो को लगातार देखते रहें। ऐसा नहीं कि मेरी बारी आ गई तो अब मैं नहीं देखूंगा। टिप्पणियां भी आते रहे। क्यों सर? देख रहे हैं पेन्यूली जी से तो मेरी लगातार बात हो रही है। जी जी, पेन्यूली राजकुमार जी भंडारी थे। जी भी जब से हाँ, पेन्यूली जी और राकेश जुगरान जी से कदा जी जी फेसबुक पे या उस पर बातचीत हो जाती है, व्हाट्सएप पे। जी जी। तो बिना फुलेरा जी करिए मैडम, आनंदित होकर पढ़े, ज्यादा रोचक लगेगी, रचना बढ़िया पढ़ रही हैं आप। धन्यवाद। और जी अच्छा और जी। साथ में दीपा एक और प्रशंसक है आपकी, शेफाली, दीपा पंत। अच्छा। उनका भी एक कमेंट है आपके लिए, दीपा पंत जी का, तो हाँ, धन्यवाद दे दीजिए उन्हें। मैं उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी। जैसा भी जी। हूँ मैं, जैसा भी हूँ मैं, उसी का दिया आकार हूँ। माँ प्रेम की कविता वाह। है, मैं व्यंग्यकार हूँ। माँ प्रेम की कविता है, मैं व्यंग्यकार हूँ। क्या बात। जी। तो हमारे दर्शक समझ गए होंगे कि ये इनकी माताश्री है दीपा पंत जी, जो खुद भी बहुत अच्छी कवियत्री हैं। तो उन्होंने उत्साह बढ़ाने वाली टिप्पणी की है लाइव आकर के। हम आपके आभारी हैं बहुत बहुत, आपने हम सबको समय दिया। तो मजेदार शास्त्र के बाद शेफाली, हम थोड़ा सा कुछ और रचनाओं की तरफ जाना चाहेंगे। जी और आप सुनाए जो आपका पसंद हो। इससे पहले कि आप सुनाए, मैं आपको थोड़ा सा समय देना चाहूंगा। जी। आप तब तक छांट लीजिए अपनी जो जो रचना है, इसके बाद आपने सुनानी है। हमारा एक सेगमेंट है जिसमें जोशी सर रोज 2 सवाल पूछते हैं, हाँ। और उसके उत्तर हमारे श्रोताओं से पूछे जाते हैं। जी। तो उसमें इनाम की भी घोषणा सर ने की है, लेकिन अभी तक शायद इनाम का हकदार कोई बन नहीं पाया है। तो हम कल के 2 सवालों के उत्तर जानेंगे और आज के 2 सवाल अपने दर्शकों को दिखाएंगे। तब तक आप अपनी रचनाएं छांट के तैयार रहिएगा। जी। तो सर, कल के 2 सवाल हम स्क्रीन पर लाते हैं, आप उनके जवाब हमारे लोगों को बताइएगा। ये पहला सवाल था कल, भारतवर्ष की कौन कौन सी महिलाओं ने प्रथम बार सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम में इस परसों का था शायद से, कल का ही था। इसके जवाब आने लगे थे। ठीक ठीक। हाँ जी जी। इसका जवाब थोड़ा सा दिया था। ये थोड़ी सी गुगली थी क्वेश्चन में, थोड़ी सी गुगली थी। इसमें मैंने लिखा था कौन कौन सी महिलाओं ने प्रथम बार सोवियत यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूनाइटेड किंगडम में राजदूत की भूमिका निभाई। इसका केवल एकमात्र उत्तर है विजयलक्ष्मी पंडित जी, जो शायद वंदना जी ने दिया था थोड़ा उत्तर, लेकिन उन्हें एक ही
एक ही राज्य का नाम लिया था और उन्होंने उनको यूनाइटेड नेशन से जोड़ा था। यूनाइटेड नेशंस में विजयलक्ष्मी पंडित जी पहली वो बनी, वो तो सबको तथ्य सबको मालूम है, लेकिन ये कई सारे फर्स्ट इनके नाम के आगे जुड़े। ये 1937 से 1939 तक गोविंद वल्लभ पंत जी ने जो यूनाइटेड प्रोविंस कहलाता था, उससे तो अब तो उत्तर प्रदेश है, उससे यूनाइटेड प्रोविंसेस था, उसमें पहली मिनिस्टर भी ये बनी थी विजयलक्ष्मी पंडित जी। और ये पहली राजदूत थी, महिला राजदूत, जो संयुक्त राज्य अमेरिका की थी, जो यूनाइटेड किंगडम की थी और जो सोवियत यूनियन की थी। किसी ने अनुपमा जी का नाम लिया, किसी ने निकली ही का नाम लिया, शी का नाम लिया, पता नहीं, लेकिन एक ही उत्तर था, विजयलक्ष्मी पंडित। तो वंदना मैम के 50 रुपए पक्के हुए सर? नहीं, पूरे क्वेश्चन का आंसर देना था उन्होंने जी, सुन रही होंगी भी, कमेंट करेंगी वो। उन्होंने दूसरे प्रश्न को लेके भी कमेंट कुछ किया था, वो हमने देखा नहीं था शायद। तो दूसरे प्रश्न का जवाब उन्होंने भेजा था सर। दूसरा प्रश्न है, किसी ने दिया क्रिकेटर आपको? किसी का जवाब नहीं आया ना इसमें? नहीं, मेरे पास नहीं आया सर। ये आसान सा सवाल था जी। इसमें अपना ईमेल डालते हैं ना। हाँ ठीक है, थोड़ा सा इंस्पायर, मतलब टीचर भी जवाब दे दे तो अच्छा लगता है। जी सर। किस भारतीय क्रिकेटर ने इंग्लैंड के साथ मैच में उनके विरुद्ध अंतिम, इसका वंदना जी ने थोड़ा सा और डीप जाना चाहता कि ये T20 था या वनडे था या क्या था मैच। तो ये घटना जो हुई थी तो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। संदीप पाटिल क्रीज पे थे और उधर से बॉब विलिस इंग्लैंड के बॉलर थे। 6 चौके लगाए थे सर, जो वो कह रहे हैं आप? हाँ, पहली, दूसरी, तीसरी बॉल में उन्होंने चौका लगाया। वो तीसरी बॉल नो बॉल थी और नो बॉल होने के बाद जब वो बॉल गई तीसरी, तो वो कोई रन नहीं बना उसमें, लेकिन पहले चौका लग गया था। तो वो चौथी, पांचवी, छठी बॉल में फिर उन्होंने चौका लगाया। तो इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड विच संदीप पाटिल होल्ड्स। उन्होंने 24 रन एक ओवर, बॉब विलिस के एक ओवर में इंग्लैंड के विरुद्ध बनाए। सर इसमें मैं इस जवाब के बारे में, इस प्रश्न और उत्तर के बारे में मैं सर आपसे चर्चा करना चाहूंगा थोड़ा सा। वंदना मैम ने जो सवाल पूछा वो वाजिब था, क्योंकि उसके बाद युवराज सिंह ने T20 में 6 छक्के लगाए थे एक ओवर में, आपको ध्यान होगा। हाँ, किसके खिलाफ? बहुत पहले जीत चुका है सर। किसके खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। अंतिम ओवर में नहीं था वो, मैंने लिखा अंतिम ओवर में अधिकतम रन का रिकॉर्ड क्या है। वो तो मुझे पता है कि युवराज सिंह ने बनाया, रवि शास्त्री जी ने बनाए 6 छक्के, रवि शास्त्री जी ने भी लगाए थे, कई लोग हैं, लेकिन एक ऑफिशियल मैच में इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में, ये आज के प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है सर कि भारतवर्ष का सबसे पुराना पंचांग किसे माना जाता है? जी, हमने थोड़ी सी कैलेंडर पे चर्चा की थी उस दिन। वो आपके थिएटर वाले मित्र आए थे और उनके पुत्र ने जवाब, क्या था उसका नाम भी शायद हर्षित था। हाँ, हर्षित कुमार हर्षित। उसने भी कुछ ट्राई किया था, लेकिन ये दूसरा प्रश्न है, वो कैलेंडर पे नहीं है, पंचांग को लेकर है कि भारतवर्ष का सबसे पुराना पंचांग किसे माना जाता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये सर आज का दूसरा प्रश्न है। और दूसरा प्रश्न है कि भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में गड़ौदिया डकैती कांड क्या था? भारतवर्ष के स्वतंत्रता संग्राम में गड़ौदिया डकैती कांड क्या था? ये स्क्रीन पर आप सबके प्रश्न है, आपके फोन पर या गड़ौदिया रोबरी केस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। ये दो प्रश्न। तो जो लोग आज के दोनों प्रश्नों का सही जवाब देंगे उन्हें 200 रुपए का पुरस्कार मिलेगा। 100 रुपए का है जी। 100 कल के, 100 आज के सर। 100 कल के? कौन से कल 100 के? नहीं, आपने उसको कहा था कि पढ़ते जाएंगे ना 5। यदि ठीक जवाब मिलते ना, नहीं, अब तो उत्तर मिल गया, अब तो उत्तर मिल गया। एक कमेंट आया सर मनमोहन चौधरी जी का, जो कल हमारे साथ होंगे, तो शेफाली मैम के लिए कह रहे हैं कि बहुत अच्छा पढ़ रही हैं, तो
भारत से लौटते हैं सर, ब्रेक के बाद शेफाली जी का फिर से स्वागत है एक बार। मुझे हाँ उम्मीद है कि कुछ और तरोताजा आप हुई होंगी जी सर। जी ब्रेक के दौरान। जी तो आप कुछ पन्ने पलट रही थी उस हाँ वक्त, तो हाँ हमने हाँ आपको हाँ। रोका था, तो अब हम आपके साथ फिर से तो आपको आपने कहा कि कौन सा व्यंग आपका बहुत बहुत प्रसिद्ध हुआ या लोगों को पसंद आया। तो ये एक जी मेरा जी। व्यंग है, इनकम्प्लीट फैमिली। तो इसका तो लिखे हुए अच्छा, मुझे 7-8 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी इस पर मुझे कमेंट आते हैं और इसको तो बहुत ये जगह वाली शेयर फैमिली, मिले हैं जी। जी, तो वो तो ये इनकम्प्लीट फैमिली अभी भी फैमिली incomplete है। इनकम्प्लीट फैमिली क्या हुई है, दूसरी बेटी हुई मेरी, तो उसमें मैंने ये इसके लिए उसके बाद मैंने लिखा था जो जो मैंने महसूस किया। ये तो अपना जी स्वानुभूत है मेरा। तो इसमें है, भारतवर्ष में जिंदा रहने के लिए विवाह करना जितना अनिवार्य है, विवाह होने के उपरांत बच्चा पैदा करना उतना ही अनिवार्य है। आपको कोई कुंवारा रहने नहीं देगा और शादी के बाद बिना बच्चे के जीने नहीं देगा। इधर विगत कुछ वर्षों से समाज में दो तरह के लोग आपसे टकराते हैं। एक वे हैं जिनकी पहली संतान के विषय में जो बेधड़क होकर कहते हैं, पहला बच्चा कोई भी चलेगा, कोई भी से मतलब यह ना निकाला जाए कि चूहा बिल्ली या कोई भी जानवर पैदा हो जाए और ये उसे अपना लेंगे। कोई भी का मतलब यहाँ लड़की से होता है। ये बहुत बड़े दिल वाले होते हैं। ऐसे लोगों की वजह से ही शायद संसार में लड़कियों का जन्म हो पाता है। दूसरे वे लोग हैं जो जिंदगी में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेते। पहला तो लड़का ही चाहिए, चाहे दूसरा कोई भी हो जाए। यहाँ भी कोई भी का मतलब कीड़ा मकोड़ा पक्षी या जानवर नहीं, बल्कि लड़की से ही शेफाली, है। जी शेफाली एक मिनट जी आपको रोकूंगा, माफी चाहता हूँ। आप जी। बहुत बढ़िया पढ़ रही हैं, बहुत ही शानदार आपने लिखा है। बस आपसे एक अनुरोध है कि थोड़ा सा आराम आराम से पढ़ें तो हम आराम से सुन सकें उसको। हाँ अच्छा ठीक हो बहुत सकता कष्ट है। हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छा आराम से रिलैक्स होकर हाँ पढ़िए, बहुत रिलैक्स आराम आराम से पढ़िए तो हम बहुत आराम से सुन पाएंगे। ठीक बहुत अच्छा आप पढ़ रही बिल्कुल। हैं, बहुत अच्छा आपने लिखा है, कमाल लिखा है। हाँ। जी तो दूसरे वे लोग हैं जो जिंदगी में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेते। पहला तो लड़का ही होना चाहिए, दूसरा चाहे कोई भी हो जाए। यहाँ भी कोई भी का मतलब कीड़ा मकोड़ा पक्षी या जानवर नहीं, बल्कि लड़की से ही है। ऐसे लोग शुरू में भले ही परेशान हो लें, लेकिन बाद में सुखी महसूस करते हैं। अब इसके बाद जैसे जैसे आपके दिन बढ़ते जाते हैं, आपकी शुभ चिंतक महिलाएं जो आपकी बेहद करीबी होती हैं, जिन्हें आप तर्क के द्वारा नहीं हरा सकते हैं, आपके घर में तरह तरह के श्लोक, भांति भांति के भगवानों की स्तुतियां, 40 प्रकार की चालीसाएं, सैकड़ों प्रकार के सहस्त्रनामों की फोटोकॉपी पहुंचाने में जुट जाती हैं। इन सब का एक ही निचोड़ होता है कि इन सब के द्वारा आपको अवश्य ही पुत्र रत्न प्राप्त होगा। आपके सिरहाने मंत्र चिपका दिए जाते हैं ताकि आप सुबह शाम दिन रात उक्त मंत्रों का जाप करते रहें। इसके बाद इसका एक सार ये मैंने निकाला था। दूसरी लड़की होने का मतलब है आपका पढ़ा लिखा होना बेकार है। पढ़े लिखे लोग ऐसी गलती नहीं करते। अब भुगतो सारी जिंदगी दूसरी लड़की को। आपसे तो अच्छे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं। धिक्कार है आपकी डिग्रियों को। इनको पहली फुर्सत में आग लगा देना चाहिए। दूसरी लड़की पूर्वजों के अभिशाप की वजह से होती है। अगर आपने अपने माँ बाप की इच्छा के विरुद्ध विवाह किया है तो भगवान आपको दंड स्वरूप 2 लड़कियां देता है। लड़कों की उत्पत्ति अनिवार्य रूप से, जबकि लड़कियों की उत्पत्ति अपने कन्यादान के शौक को पूरा करने के लिए होनी चाहिए। जो कन्यादान करता है वो अपनी सारी जिंदगी किसी भी भिखारी या मांगने वाले को कुछ भी ना दे तो चलेगा। ऊपर वाला उसे कोई सजा नहीं देता, क्योंकि वह भविष्य में कन्यादान नाम का महादान करेगा। बाजार में सुंदर सुंदर कपड़े सिर्फ लड़कियों के लिए मिलते हैं, इसलिए एक लड़की तो होनी ही चाहिए। बाजार में अगर ये डिजाइनर कपड़े नहीं होते तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालत कितनी खराब होती। लड़कियां भाई को राखी बांधने के काम आती हैं। अच्छा हुआ कि भारतवर्ष में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। सोचिए, अगर भारतवर्ष त्योहारों का देश ना होता तो कितनी बुरी दशा होती लिंगानुपात की। अगर पहली लड़की हो तो दूसरी बार भगवान पर भूल कर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ, लिंग परीक्षण करवाने के उपरांत गर्भपात सही सलामत हो जाए, इसके लिए भगवान को हाथ जरूर जोड़ना चाहिए।
फैमिली हर हाल में कंप्लीट होनी चाहिए, इसके लिए गर्भपातों की संख्या याद करना बंद कर देना चाहिए। तो ये लिखी थी मैंने, इसको लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, अभी भी मुझे इस पे बहुत ही कमेंट आते हैं। मार्मिक है, बहुत ही मार्मिक है, जी। बहुत ही इसके अलावा संवेदनशील मैंने है और मार्मिक जी, है। बहुत चोट किया मैंने आपने, बहुत एक चोट क्योंकि किया मुझ आपने सोच पे, जी व्यवस्था पे। जी, वाह, क्या बात। ये तो मेरा स्वानुभूत व्यंग है। तो और दूसरा ये कि आप खुद एक स्वयं एक नारी है, इसलिए आपको ज्यादा महसूस होता है और वो जी उद्गार ज्यादा निकलते हैं, जी क्योंकि हमेशा यही कहा जाता है ना कि पुरुष जो है वो नारी की प्रसव वेदना को कभी नहीं समझ सकता, कभी नहीं। जी तो वही बात। बहुत अच्छा दूसरा आपने भट्टी, लिखा है आपसे सर। आपसे भट्टी आपसे ये कहना था कि उसको जी ब्रेक मत कहिए, ब्रेक नहीं आना चाहिए सर कार्यक्रम में, उसको विराम कहिए, अल्प विराम, अल्प विराम। जी जी, ठीक है सर। ब्रेक नहीं। देखो शेफाली, बहुत शानदार आपने, बहुत बढ़िया बहुत आपने सुंदर। रचना पढ़ी, और बहुत बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अपूर्व पंत जी कह रहे हैं बहुत सुंदर रचना है। और हमारी एक और कवियत्री शिक्षिका है लक्ष्मी फुलारा जी, वो कह रही है कि लक्ष्मी रूप में बेटियां लेती जब अवतार, भर देती हैं झोलियां बरसाती से प्यार। बेटे बरगद वृक्ष से हैं, बेटी पीपल छाओ, वाह क्या भाग बात है। जगा देती सदा, रहती जिस घर पाऊं, रखती क्या जिस घर बात, पाऊं। तो बहुत बहुत सुंदर। शानदार, बीना जी ने बहुत शानदार भेजा है ये। और साथ में ये हमारी एक और दर्शक हैं दिल्ली बेटी अपूर्व पंत, इनको लग रही कि ये पहाड़ी जो विशेषज्ञ हैं जी उन मैंने पहाड़ी में कुमाऊनी में क्या सुना पूरे देश और पूरे मुल्क और समझ जान की कुमाऊनी कल्चर किस, तो एक बार में अगर 2-4 लाइन है तो सुना दे कुमाऊनी में। इस मामले में हाथ मेरा बहुत तंग है। माफी चाहूंगी, मैं पंत बहुत जी, शर्मिंदा हूँ मैं। पूर्व भाई, आज हम आपसे क्षमा चाहते हैं। आने वाले दिनों में हम अपने और जो कुमाऊनी के लेखक आएंगे उनको बुलाएंगे और उनसे कुमाऊनी में कुछ सुनेंगे। नहीं, कुमाऊनी के हों, कुमाऊनी जी हो, जी, गढ़वाली क्योंकि हो, मराठी हो, थोड़ा सा अपने उस जी जी साहित्य के बारे में बताएंगे क्षेत्र, तो और पूरे देश में संचित करेगी। बिल्कुल क्षेत्रीय साहित्य पर भी हम चर्चा करेंगे। प्रदीप जोशी जी ने एक जवाब भेजा है सर सवाल का। 6 जुलाई 1930 को चांदनी चौक में जनरल स्टोर में डकैती कांड हुआ था, जिसमें दुगड्डा के भवानी सिंह कल रावत करेंगे जी थे। चर्चा। जी जी, तो और बहुत सारे कमेंट आए, मैं स्क्रीन पर लाइव कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग पढ़ते रहें इनको, क्योंकि सब पर अगर हम चर्चा करेंगे तो हमारा समय इन्हीं में निकल जाएगा। तो शेफाली, ये बहुत बहुत मतलब दिल से निकली हुई रचना थी, बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग आपने किया था, और जितनी इसकी तारीफ की जाए उतना कम है। अगली रचना आपने कौन सी छाटी है हमारे दर्शकों से? भट्ट जी, मैं आपको बताया कि मैंने ज्यादातर हर उसमें मैंने कलम चलाई है, ज्यादातर सारे सब्जेक्ट मैंने जी लिए हैं, तो कोई ऐसा सब्जेक्ट मैंने छोड़ा नहीं। यहाँ तक कि मैंने अपनी बेटी और अपने संबंधों पर भी मैंने लिखा था, जिसपे मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ज्ञान चतुर्वेदी जी हैं, पद्मश्री, तो उन्होंने मुझे कहा कि उनको बहुत अच्छी रचना लगी। मैंने उनको अपनी किताब भेजी थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी आपने रचना लिखी है। थोड़ी ये काफी लंबी है, मैंने इसमें से कुछ अंडरलाइन किया हुआ है, उसको मैं देखूंगी। ये जब मेरी बड़ी बेटी जब 10 साल की हुई थी तब मैंने लिखा था। वो समय ऐसा होता है कि टकराव का समय होता है। तो इस समय इसमें लिखा था मैंने, इधर कुछ समय से उसकी जिदों का आकार प्रकार देश के घोटालों की तरह दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। अब वह टच स्क्रीन फोन लेने की जिद करने लगी है। मैं उससे कहती हूँ, टच स्क्रीन फोन को चलाना गठबंधन सरकार को चलाने से ज्यादा मुश्किल होता है। यह बस शो करने की चीज होती है। किसी का नंबर लगाना चाहोगे तो किसी और को लग जाता है। तो इसमें एक दूसरा लिखा है मैंने, एक एस्पेक्ट और लिया है। बचपन से लेकर अभी तक उसके कपड़े मैं खुद ही खरीद कर लाती रही हूँ। अब पहली बार उसने मेरे खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है, और इस शीतकालीन सत्र में वह बहुप्रतीक्षित विधेयक बिना किसी की सहमति लिए पारित कर दिया, जिसमें वह अपने हिसाब से अपनी पसंद के कपड़े खरीदेगी। मैं इस विधेयक का पुरजोर तरीके से विरोध करती हूँ और हमारे घरेलू संविधान की इस प्राचीन धारा का हवाला देती हूँ कि कपड़े हमेशा दूसरों की पसंद से पहनने चाहिए। मेरी कई कोशिशें नाकाम सिद्ध होती हैं और उसकी अलमारी में छोटे छोटे कपड़े अतिक्रमण करके अपना स्थान बनाने में सफल हो जाते हैं। मेरा विरोध मेरे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था की तरह फिर से धड़ाम हो जाता है। आजकल उसके साथ
आजकल उसके साथ जरा भी गड़बड़ हो जाए तो वह मुझे खेमका समझकर मुझ पर चार्जशीट लगाने में जरा भी देरी नहीं करती है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। स्कूल में डांट पड़े, मैं जिम्मेदार। काम अधूरा रह जाए, मेरी वजह से। सुबह तैयार ठीक से ना हो पाए, मैं कटघरे में। वैन आने में देरी हो जाए, मेरा कसूर। कॉपी खो जाए या किताब फट जाए, मैं ही दोषी ठहराई जाती हूँ। अच्छा हुआ कि उसकी अभी राजनीतिक समझ विकसित नहीं है, अन्यथा वह भारत पाकिस्तान या भारत चीन के बिगड़े हुए संबंधों का भी मुझे ही कसूरवार ठहराती। उसके इस रोजाना दोषारोपण के कार्यक्रम से पहले मुझे बहुत दुख पहुंचता था, लेकिन पिछले कुछ समय से जब से मैंने खुद को सरकार और उसको आम आदमी समझा है, मेरे तकलीफों का ग्राफ बहुत नीचे आ गया है। अब मेरी घरेलू स्थिति भी देश की स्थिति की तरह तनावपूर्ण किंतु नियंत्रण में रहती है। ये मैंने इसमें से छांटे थे कुछ पैराग्राफ जी। जी स्थितियों में बहुत अच्छा व्यंग करती हैं आप। धन्यवाद सर। ये बहुत ही शानदार है शेफाली। जब मैं आपको सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये हरिशंकर परसाई जी और शरद जोशी जी के प्रभाव से युक्त ये रचना मुझे लगी। बहुत अच्छी उपमा आपने दी है। नंदन सिंह राणा जी ने लिखा भी है। ये बहुत लंबी रचना है भट्ट जी, ये बहुत लंबी रचना है। मैं इसको फेसबुक पर पढ़ने की सोच रही हूँ और इसमें मैंने काफी सारे उपमानों का प्रयोग किया है। इसको बिल्कुल मैंने चुनाव परिणामों से जोड़ा हुआ है। आपको इसमें बहुत आनंद आएगा। आप जब इसको सुनेंगे तो आप इसका पूरा आनंद तब उठा पाएंगे जी। अब तो आनंद आज ही उठाना चाहते थे, लेकिन आपने आधी पढ़ी। वो बहुत लंबी है सर इसलिए जी। चलिए, आपकी इच्छा है। आज मुझे लग रहा है कि आप अपनी फिल्म का ट्रेलर दिखा रही हैं हमारे शो में। फिल्म आप कभी और रिलीज करें, क्योंकि वो फिल्म बहुत बड़ी है इसलिए वो बहुत बड़ी। जी हाँ, हमें इंतजार है कि आप जब भी इस तरह से पढ़ेंगे तो हमारे जो भी इस शो में जुड़े हुए लोग हैं वो देखते रहेंगे। और आज आपके बहुत सारे नए प्रशंसक शो से बने हैं। भट्ट जी, एक शून्य के साथ मेरे प्रयोग, ये भी मेरी बड़ी अच्छी रचना है। ये टीचर्स को पसंद आएगी। शून्य के साथ मेरे प्रयोग। तो इसमें मैं बीच का छोड़ती हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट कुछ मैंने छांटा है जो पैराग्राफ हुआ है। इसमें रिजल्ट बनाना बहुत दुष्कर कार्य है। यह लगता बहुत आसान है, इसको बनाने में उतनी ही कमर तोड़ मेहनत, जोड़ तोड़ और दांव पेचों की जरूरत पड़ती है जितना किसी नेता को गद्दी पाने के लिए करनी पड़ती है। बच्चे तो परीक्षा देकर छुट्टी पा जाते हैं, लेकिन हमारी असली परीक्षा की घड़ी अब शुरू होती है। इन दिनों मैंने शून्य के साथ विभिन्न प्रयोग किए। महात्मा गांधी ने सत्य के साथ प्रयोग किए थे। अगर वे सरकारी स्कूल के टीचर होते तो कॉपियों में मुंह चिढ़ा रहे शून्य में ही खोए रहते। देश की आजादी की चिंता शून्य में खो जाती। शून्य को कैसे अंकों में बदला जाए, वे दिन रात इसी चिंता में रहते। उन्हें सत्य के प्रयोगों में नौकरी जाने का खतरा नहीं था, क्योंकि वो सरकारी नौकरी नहीं करते थे। इसलिए उन्होंने निडर होकर इसके प्रयोग किए। जबकि शून्य के प्रयोगों में पकड़े जाने पर कभी भी नौकरी जा सकती है। जी, हम सब शून्य से आए हैं और एक दिन शून्य में चले जाएंगे। यह जानते हुए भी हम बच्चों की खाली कॉपियां देखकर संज्ञा शून्य हो जाते हैं। लोग यह शंका जाहिर कर सकते हैं कि कॉपियों में शून्य क्यों आता है। शून्य आने के दो ही कारण होते हैं। जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तब हम शून्य में ताकते हैं और डीए अथवा एरियर की चिंता करते हैं। कभी कभार जब हमारा पढ़ाने का मूड होता है तब बच्चे शून्य में खो जाते हैं, जिसका नतीजा परीक्षा की कॉपियों में शून्य के दर्शन के रूप में सामने आता है। जी, ये भी काफी जुड़ा हुआ है। जी, जब भी ये फिल्में रिलीज होंगी हम कोशिश करेंगे कि इनके पहले शो देख पाए। जी। शेफाली, गौरी शंकर जी कह रहे हैं कि व्यंग के नाटक लिखने का प्रयास किया आपने? नाटकों में व्यंग थिएटर नहीं, गद्य और पद्य में ही नहीं। आप नाटक की विधा में नहीं आई? नहीं। जी। अच्छा शेफाली, ये जो हमारी व्यंग की विधाएं हैं, इनका क्लासरूम में, इनका टीचिंग में कैसे कभी आपने कोशिश किया प्रयोग करने का? कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, यदि आपने किया हो? हाँ। ऐसा है कि बच्चों को सीधी बात कहो तो वो समझते नहीं है। थोड़ा सा घुमा फिरा के उनको उल्टी बात करी जाए तो वो उसको एकदम से समझ जाते हैं कि मैडम मजाक कर रही है।
तो मैं ऐसा अक्सर क्लास में करती हूँ। बच्चे नहीं पढ़ते तो फिर उससे कहती हूँ बाप रे आजकल तो तुम बहुत पढ़ रहे हो, तो वो समझ आता है कि मैडम कह रही मैं बिल्कुल नहीं पढ़ रहा हूँ। तो मैं इस तरह से उल्टी बात, वक्रोक्ति में बात करती हूँ। तो वैसे बहुत ज्यादा बच्चों का के सामने हम व्यंग्य का प्रयोग कर नहीं सकते हैं, क्योंकि वो थोड़ा बच्चों का दिल नाजुक होता है, तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का उनके सामने व्यंग्य का प्रयोग कर लेती हूँ मैं, और हंसाती हूँ बच्चों को, उनके चेहरे पे मुस्कान लाती हूँ। थोड़ा पीरियड में अपना पढ़ाती हूँ, उसके बाद कुछ ऐसी बात करती हूँ कि वो हंसने लग जाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसी टेढ़ी बात, वक्रोक्ति वाली बात करती हूँ तो खुश हो जाते हैं बच्चे बहुत जी। तो बोरियत नहीं होती क्लास में। नहीं, मैं ये चाह रहा था कि जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छा शेफाली। मैं ये चाह रहा था कि जो आपने ये विधा विकसित की है अपने अंदर व्यंग की, जी ये अगली पीढ़ी तक पहुंचे, बच्चों तक पहुंचे, तो उसके लिए कुछ जी ऐसा आप कर सकते हैं कि कोई व्यंग लेखन पर कोई हाँ प्रतियोगिता, जी कुछ छोटा 1 पेज का व्यंग बच्चों भट से जी, लिखवाना, फिर उनको हाँ भट प्रोत्साहित जी, करना। मैं आपको ये बताऊंगी कि स्कूल की लाइब्रेरी में मैं उसकी वो हूँ, इंचार्ज हूँ, और मैंने बच्चों को पढ़ने के लिए बहुत किताबें दी जी, हैं। मैं अपने बच्चों के लिए लगा रखी हैं, उसके अलावा उसको पढ़ लेते हैं तो फिर उसको स्कूल ले जाती हूँ। मतलब मेरा एक काफी अच्छा अमाउंट, अच्छा खासा पैसा मेरा इन किताबों में जाता है, और बच्चों को पढ़ने की ओर मैंने प्रेरित किया। मैं उनसे कहती हूँ कि खाली बिल्कुल मत बैठो, ये लो किताबें लो, इनको पढ़ो, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे तभी आप लिखना सीखेंगे। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको, आपकी लेखनी समृद्ध होगी, आपका भाषा का विकास होगा। तो बच्चों को मैंने पढ़ने की ओर प्रेरित किया है, बहुत किताबें मैं ले जाती हूँ अपनी लाइब्रेरी में। मैंने अपने उससे बहुत मैगजीन्स रखी हैं, और सबसे अच्छी बात, बच्चों को पढ़ने के लिए चाचा चौधरी मैंने रखा है। चाचा चौधरी वो बहुत खुशी से पढ़ते हैं, तो वो उसको ले जाने के लिए बच्चों में होड़ लगी जी, रहती है जी। नेशनल तो बुक ट्रस्ट से राकेश बहुत जुगरान अच्छी जी सर किताबें डाइट प्राचार्य हैं, वंदना जी। जी जी राकेश राकेश जुगरान जुगरान जी सर कह रहे हैं कि बेहतरीन व्यंग, स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में। तो राकेश जुगरान सर ने आज एक व्यंग लिखा है, जी राकेश जुगरान सर ने आज एक व्यंग लिखा है फेसबुक लाइव जी को लेकर के, और हमें भी लपेटे में लिया है। तो सर आपने बहुत अच्छा लिखा है, मैं शो के माध्यम से कहना चाहता हूँ लपेटे में लिया आपको है भट्ट बहुत। जी आपको उन्होंने। जी मुझे भी लपेटे में लिया उन्होंने। हाँ, लेकिन सर हम इतनी जल्दी हार बड़े मानने वाले चेयरमैन से नहीं मारा नजारा मुझे। हैं। लेकिन सर हम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, हम अपना शो जारी रखेंगे और निरंतर इसमें हमारे नए मेहमान जुड़ते रहेंगे। हाँ, तो बहुत बहुत सारे अच्छी व्यंग बात। अभी जुगरान सर को लिखने पड़ेंगे हमें पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत अच्छा लिखा। प्रदीप जोशी जी कह रहे हैं कि दिन प्रतिदिन कार्यक्रम में निखार आता जा रहा है, और जोशी जी से बहुत कुछ सीखने को मिला। सर आपको क्रेडिट जाता है शो को निखार देने का। और नहीं पहले नहीं प्रश्न ऐसी का उन्होंने उत्तर भी दिया है कि शायद सूर्य सिद्धांत कहते हैं वो पहले प्रश्न का उत्तर आज के। नो तो ये आप कमेंट्स सर उसमें एट पढ़ द लीजिएगा। मोमेंट। तो नहीं सर, पैसे तो देने ही पड़ेंगे अगर उत्तर सही होंगे तो। उत्तर सही होंगे तो उत्तर सही होंगे तो जी हाँ जी। तो शेफाली जी, हम अंतिम कुछ जी मिनट हैं हमारे पास, हालांकि समय हो जी चुका, लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा पढ़ रही हैं कि मन नहीं करता कि एक आध ट्रेलर हम और देख लें कुछ, चलिए अगर ठीक है। आप पढ़ना चाहें तो। जी सर, एक फिर हम मैंने ये भी समापन करते काफी हैं। प्रसिद्ध हुआ था, इसको भी लोगों ने बहुत पसंद किया था, ये श्राद्ध पक्ष के पंडित। जी, हाँ इसका शीर्षक है श्राद्ध पक्ष के पंडित। तो ये भी काफी पसंद आया था, इसकी भी कुछ लाइनें मैं आपको सुनाती हूँ। हमारे देश में कई तरह के लोग रहते हैं। कुछ अपने माता पिता का जीते जी बहुत अच्छा श्राद्ध करते हैं, और उनके मर जाने के बाद उससे भी कई गुना शानदार श्राद्ध करते हैं। उनसे आस पड़ोस, समाज, नातेदार, रिश्तेदार बेहतरीन। और पंडित बहुत प्रसन्न रहते हैं। बुजुर्ग मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करते हैं। तो इसमें ये श्राद्ध पक्ष में पंडितों को ढूंढना कितना मुश्किल होता है, उनसे आप श्राद्ध करवाएंगे, तो वो उसकी समस्या मैंने लिखी थी। इधर श्राद्ध पक्ष में पंडित ढूंढना उतना ही मुश्किल हो गया है जितना एक हिंदी माध्यम के सरकारी स्कूल में पढ़ी हुई लड़की के लिए वर का मिलना। इधर कुछ वर्षों से यह होने लगा है बढ़िया जी। इसमें एक वन लाइन अच्छी थी है जी। श्राद्ध का पंडित आपसे कहता है, यजमान, आप श्रद्धा पूर्वक आचमन ग्रहण करते हैं। इतने में उसका मोबाइल बजने लगता है, वह फोन में व्यस्त हो जाता है। इसके बाद उसे जिस घर में जाना है वहां की लोकेशन समझने लगता है। आप इतनी देर में 4 बार आचमन ग्रहण कर लेते हैं।
पूरी जमीन गीली हो जाती है, लेकिन पंडित का दिल नहीं पसीजता। जी 4 बार आचमन कर लेते हैं। बेहतरीन। जी बहुत ये बेहतरीन। इसमें भी काफी अच्छा व्यंग है, ये बहुत अच्छा व्यंग है। जी ये गौरी शंकर जी पूछ रहे हैं आपकी लिखी हुई रचना कैसे प्राप्त हो सकती है? गौरी शंकर कांडपाल जी वही हैं शायद। जी अल्मोड़ा मैं इसको भीम। जी हाँ, मुझे इसको लाना है, मैं इसको अमेजोन वगैरह में इसको करने का प्रयास करूंगी कि आ जाए बिक्री के लिए। हाँ जी हाँ, मैं अभी 1-2 जी दिन में आप प्रयास आगे करूंगी। पढ़ जी जी है, तो ये श्राद्ध पक्ष का पंडित था। इसके बाद एक वेतनमान पे मैंने लिखी थी, ये तो छठे वेतनमान पे लिखी थी, अब तो 7वां भी आ गया। 4 लाइनें इसकी भी सुन लीजिए। छठा वेतनमान किसे मिलना चाहिए और किसे नहीं, यह फैसला करने में सरकार एक बार को भ्रमित हो सकती है, लेकिन अन्य विभागों के कर्मचारी इस विषय में फैसला करने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाते कि मास्टरों को यह किसी भी हालत में नहीं दिया जाना चाहिए। इसमें सभी वर्गों के मास्टर आ जाते हैं, डिग्री वाले किसी मुगालते में न रहें। उच्च शिक्षा से जुड़े होने के कारण इस लिस्ट में सबसे ऊपर उनका नाम है। विभिन्न लोगों की इस विषय पर विभिन्न धारणाएं हैं। एक पक्ष यह मानता है कि मास्टरों को सिर्फ वेतन मिलना चाहिए, मान नहीं। दूसरा पक्ष मानता है कि मास्टरों को सिर्फ मान मिलना चाहिए, वेतन नहीं। तीसरे वो बढ़िया। लोग हैं जो ये मानते हैं कि मास्टरों को न वेतन मिलना चाहिए न मान। ये मानते हैं कि मास्टर बच्चों को विद्या का दान करे और खुद घर घर से दान मांगकर अपना जीवन यापन करे। वह जिंदगी भर दरिद्र रहे और उसके शिष्य अमीर बनकर उसका नाम रोशन करते रहे। ये क्या इसमें से लिखी थी है। जी हाँ, इसका शीर्षक था छठा वेतनमान और छठी का दूध। छठा वेतनमान और छठी का दूध, ये इसका शीर्षक था। जी इसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी लाइंस थी। हालांकि यह बात भी सत्य है कि मास्टर की जेब से पैसा निकलवाना बहुत कम लोगों के भाग्य में होता है। सच्चा मास्टर वही होता है जो बैग में बंद हर प्रोडक्ट को खुलवा कर देखे, जांचे, परखे, 15 मिनट तक चला कर देखे, चारों दिशाओं से ठोक पीट कर, जमीन पर पटक कर उसकी मजबूती का आंकलन करे, उपयोगिता और अनुपयोगिता पर पूरे घंटे भर चर्चा करे, घर वालों से फोन पर मशवरा करे, और जब सेल्समैन की आंखों में आखिरकार प्रोडक्ट बिक जाने की चमक तैरने लग जाए और वह पर्ची काटने के लिए नाम पूछे, ठीक उसी समय अपना सर इंकार में हिला दे। तो ये सच्चा मास्टर वही होता है। जी इसमें यही था कि किस तरह से वेतनमान मिलने के बाद सेल्समैन लोग कितना बार बार स्कूल आके परेशान करते थे, और इसमें ये लिखा था मैंने। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रेम परतुलिया कह रहे हैं कि शानदार व्यंग कविता सुनने में आनंद आ रहा है। परतुलिया सर को नमस्कार। जी बहुत बहुत बढ़िया। आपके साथ आज का जो 1 घंटा रहा बहुत शानदार रहा। सर आप कुछ अपने विचार देना चाहेंगे इस आज के शो के बारे में? नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत शानदार। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। अच्छा लगा, बनाते रहिए, रचनात्मक चीजें करते रहिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। आप बहुत अच्छी चोट तो करती हैं। आज के शो में जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उन सबका मैं बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ द टीचर शो की ओर से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लगातार हमारे साथ रहेंगे, इस शो को और आगे ले जाएंगे और अपनी आवाज बुलंद करने के लिए अपनी रचनाएं भी हमें बताएंगे, अपने बारे में बताएंगे, ताकि हम उन्हें भी किसी दिन इस शो में बुला सकें। तो मैं शेफाली जी आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे आग्रह को माना, हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और इतने अच्छी रचनाओं के ट्रेलर आपने हमें दिखाए, सुनाए, समझाए। ट्रेलर इतने अच्छे तो फिल्म ये हम समझ सकते हैं, और जब भी आपकी किताबें आएंगी मुझे भी मिलेंगी, मैं भी आपको पढ़ूंगा। अभी तक मुझे मजे का अर्थशास्त्र भी नहीं मिल पाया है, तो जब भी मिलेगा मैं पढ़ूंगा। मैं भिजवाती हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नियमित रूप से आप शाम को हमारे साथ जुड़ते हैं और पूरे देश भर के शिक्षकों के प्रेरणा स्रोत हैं आप। और मेरे पास लगातार सर व्यक्तिगत रूप से फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पर कि आपको देख के सबको बहुत अच्छा लग रहा है।
जो लोग आपसे नहीं कह पा रहे हैं, यहाँ नहीं लिख पा रहे हैं, शो में नहीं लिख पा रहे हो, मुझे फोन करके बताते हैं कि सर को देख करके बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत लोगों की डिमांड है कि आपको और ज्यादा समय दिया जाए। तो जैसे कल वंदना मैम ने कहा कि सवाल 500 होने चाहिए, तो इस तरह के आपके जो सर प्रशंसक हैं पूरे देश भर में, वो आपको और सुनना चाहते हैं। तो अभी हम लगातार कुछ जोड़ेंगे थोड़ा शो और जम जाए तो जोड़ेंगे, कुछ और चीज जोड़ेंगे, कुछ और साझा किया करूंगा चीजें। जी, तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को इस संदेश के साथ शुभ रात्रि की कल शाम को ठीक 7 बजे हम मिलेंगे मनमोहन चौधरी जी के साथ, अल्मोड़ा से हमारे साथ लाइव होंगे। बहुत अच्छे फोटोग्राफर हैं और उतने अच्छे संस्कृति कर्मी है, रंगकर्मी है, नाटककार है, निर्देशक है, अभिनेता है। तो कल शाम कई बजे शेफाली जी को हार्दिक धन्यवाद। बहुगुणा जी इन एब्सेंशिया है, बहुगुणा जी विदेय हो गए, लेकिन उनकी तरफ से भी हमारा आभार। जी, बहुगुणा जी जहाँ रहते हैं वहाँ नेटवर्क कम रहता है सर, तो उनके साथ ही अक्सर दिक्कत रहती है। तो लेकिन जितना भी रहता है वो उनकी उपस्थिति से ऊर्जा रहती है सारे शो में। वो बीच बीच में कुछ अपनी नमकीन और मिर्च वाली टिप्पणियां बीच बीच में भेजते रहते हैं। वंदना मैम कह रही है वेटिंग ईगरली, वेटिंग फॉर द सर्च टॉक। ओके, चलिए धन्यवाद वंदना जी। सर मैं जो कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था, वंदना जी की इस टिप्पणी से साबित हो गया। नहीं, वो तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार, शुभ रात्रि, मिलते हैं कल शाम ठीक 7 बजे। नमस्कार।